पहला हमारा बीपीएससी में सिलेबस है जिससे हिस्ट्री का यूरोपियन का आगमन एवं उनका विस्तार। यूरोपीय कंपनी अगर देखे तो 5 कंपनियां थी और उन 5 कंपनियों में सारी कंपनियां यहाँ पर आती है, ठीक है। और सबसे ताकतवर, उसमें सबसे मजबूत रूप से अगर खड़ा यहाँ पर होता है यूरोपीय कंपनियों में तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। बाकी सब कंपनियां जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आई थी, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी आई थी, फिर फ्रांसिस भी आते हैं, डीन आते हैं, ठीक है, डच आते हैं। लेकिन इनमें सबसे मजबूती रूप में यहाँ पर देखें तो ठहरा कौन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको यहाँ पर क्या कहते हैं मजबूती के रूप में यहाँ पर ठहरती है। बाकी सारे कंपनियों को यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे यहाँ पर खदेड़ भी देती है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर यूरोपीय कंपनी का आगमन एवं उनका विस्तार, जैसे हम देखें तो यूरोपीय कंपनी का आगमन जब आता है तो इसमें हम 5 कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे और पांचों कंपनी का पूरा डिटेल, यानी कि कहाँ पर उनकी पहली व्यापारिक कोठी बनाई गई थी, क्या क्या उनकी एक्टिविटी थी, क्या क्या उनकी रणनीति यहाँ पर होती है, कौन कौन उसमें गवर्नर जनरल होते हैं और उनके द्वारा क्या क्या, यानी कि इस कंपनियों को स्थापित करने के समय क्या क्या पॉलिसी लाया गया था, इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको टारगेट करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि आगमन यूरोपीय कंपनी का और उनका विस्तार, यानी कि आगमन होने के बाद और जिस तरह से अपना वर्चस्व कायम करता है कौन सा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर विस्तार कैसे होता है और विस्तार में क्या होगा, जैसे प्लासी का युद्ध हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा, जैसे बंगाल पर विस्तार इनका होगा, फिर से मैसूर राज्य पर भी क्या होगा विस्तार होगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखें तो हम क्या करेंगे, यानी कि सबको विस्तार के सेंस में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक देखें तो थोड़ा सा ये बहुत काफी इंटरेस्टेड भी है और थोड़ा सा जब हम इसके मतलब कि लास्ट में जब आएंगे कर्नाटक युद्ध जब यहाँ पर होगा तो काफी मतलब कि बुरियस, लेकिन फिर भी उसको हम टारगेट किए हैं इस तरह से मतलब कि जैसे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से उसको बताया जाए और पीटी का मैक्सिमम फैक्ट जितना होता है उसको हम लोग टारगेट करते हुए उसको याद कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस सब टारगेट यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर फैक्ट आता है कि भारत में यूरोपियन का आगमन एवं उनका विस्तार और इसमें यूरोपीय बस्तियों की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले देखें तो यूरोपीय कंपनी का यहाँ पर व्यापार यह अचानक यानी कि आधुनिक भारत में नहीं शुरू हुआ है। यहाँ पर देखें तो प्राचीन काल में भी हमारे भारतीय जो व्यापारिक थे, ठीक है, इनका व्यापार विदेशों से होते रहा है, जैसे ईरान से, अरब से, ठीक है, तुर्की से, यहाँ से व्यापार, मिस्र से व्यापार होते रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते हैं, वहां पर भी देखें तो विदेशों से काफी व्यापार वहां पर यानी कि व्यापारिक गतिविधियां वहां पर देखने को मिलती है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में भी यहाँ पर देखें तो हर तरह से यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां यानी कि विदेशों के साथ भी रहा है। फिर उसके बाद जब हम आते हैं मेडाइवल में तो मध्यकालीन भारत में भी व्यापारिक गतिविधियां काफी विदेशों से रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, यूरोपियों का आगमन यहाँ पर होता है और इस कंपनी के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियां जो है हमारा भारत का विदेश में होता है, ऐसा नहीं है, पहले से भी यहाँ पर होते रहा है। और यह व्यापारिक गतिविधियां जब हो रही थी तो इसमें देखे तो 2 मार्ग यहाँ पर होता था, 2 मार्गों के द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दिया जाता था। पहला मार्ग है भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से मध्य एशिया, रूस और बाल्टिक सागर से होकर यूरोप जाया जाता था। पहली बात यहाँ पर है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध एरिया से लेकर हम कह सकते हैं मध्य एशिया में जाए जाते थे, मध्य एशिया से फिर कहाँ, रूस, फिर वहां से बाल्टिक सागर से होकर गुजरता था। और यह व्यापारिक मार्ग जो था यहाँ पर देखे तो यहाँ पर काफी मतलब कि इस रूट से व्यापारिक गतिविधियां अपनाया जाता था। फिर दूसरा मार्ग में हम देखें तो अरब सागर, आप जानते हैं अरब सागर कहाँ है, और यह फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्र तक के रास्ते से होकर यहाँ जाता था, ठीक है। यानी कि व्यापारिक गतिविधियों में देखें तो ये 2 मार्गों में स्थल और जल दोनों मार्गों से यहाँ पर व्यापार होता था और यहाँ व्यापार काफी मतलब कि अपने उन्नति अवस्था में भी हुआ करता था। बाद में देखें तो जब 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, किसका पतन होता है, कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। और कुस्तुनतुनिया का जब पतन होता है तो उस मार्गों पर देखें तो तुर्की का क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, तुर्की का नियंत्रण।
यानी कि ये जो दो व्यापारिक गतिविधियां थी और दो मार्ग थे, इस पर क्या होता है, कुस्तुनतुनिया का पतन के बाद यहाँ पर तुर्कियों का नियंत्रण हो जाता है। अब तुर्की का जब नियंत्रण हो जाता है तो फिर यूरोप से, मिस्र से, बाकी सब देशों से व्यापारिक गतिविधियां अगर इस रास्ते से हो रही है तो वह अपना धाक जमाता था। वहां पर देखा जाए तो वह यहाँ से उनका आना जाना, उनके व्यापारिक गतिविधियों को रोक देता था। ठीक है, यानी कि तुर्की का नियंत्रण होने के बाद अब यहाँ पर यूरोप में देखा जाए तो वाणिज्यवाद का विकास भी काफी तरीके से हो रहा था। ठीक है, और उस वाणिज्यवाद का विकास जब हो रहा था तो फिर वहां की व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए या फैलाने के लिए, विश्व के अलग अलग देशों में उसको ले जाने के लिए, यहाँ पर इस मार्ग पर जब बाधा आ जाती है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने मतलब कि जैसे नाविक लोगों को क्या करते हैं, यानी कि देश को मतलब कि अलग अलग इलाके में, यानी कि मार्गों को खोज करने के लिए यहाँ पर देखें तो दुस्साहस करने की काम होती है। और इसमें सबसे पहले देखें तो पुर्तगाली यहाँ पर आगे आते हैं और नए मार्गों की खोज के लिए वहां पर मतलब कि जैसे आप देखेंगे कि पहला पुर्तगाली कौन था, यानी कि वास्को डी गामा। वह वहां से चलता है, पुर्तगाल से चलता है और वहां से चलकर आता है कहाँ, हमारे भारत में आता है, केरल के तट पर। ठीक है, कालीकट जिसको कहते हैं, वहां पर आता है और फिर यहाँ पर एक नए मार्ग की खोज होती है और नए मार्ग के माध्यम से बाकी और भी यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर ही है, सबसे पहले देखें तो तुर्की का व्यापार पर एकाधिकार हो गया। अब यह तुर्की का यानी कि कब होता है, कुस्तुनतुनिया के पतन के समय होता है। व्यापार पर यानी कि व्यापारिक मार्गों पर क्या हो जाता है, यानी कि एकाधिकार हो जाता है। अब उसके बिना अनुमति का दूसरा कोई व्यापारिक गतिविधियां उस रास्ते से नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर समस्या होती है और आगे चलकर इसी समय हेनरी द नेविगेटर दिक्सूचक यंत्र यानी कि दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कर देते हैं। और जब यह दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो जाता है तो आप जानते हैं कि इसमें एक कंपास होता है और यह कंपास का जो सुई होता है उसको फ्री स्टेट में जब उसको हम लटकाते हैं तो हमेशा उसकी तीर की जो नोक होती है वह उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता है। तो इससे पता चल जाएगा कि जो भी नाविक अगर मान लेते हैं कि समुद्र के रास्ते से यानी कि व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग को जो खोजा जा रहा है तो इससे दिक्सूचक यंत्र के माध्यम से अब क्या हो जाएगा, दिशा का ज्ञान हो जाएगा, यानी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं इसका पता चलेगा। तो इसका आविष्कार होते ही आगे चले तो 1486 ईस्वी में बार्थोमियो आगे बढ़ते हैं इस यंत्र को लेकर और उत्माशा अंतरिक्ष की खोज कर लेते हैं। यानी कि उत्माशा अंतरिक्ष की खोज जब यानी कि यूरोप से वहां से आगे बढ़ते हैं और ये अटलांटिक महासागर से होते हुए आगे आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यह क्या है, अटलांटिक महासागर है। इस एरिया को हम क्या कहेंगे, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका कंटिनेंट है। और अफ्रीका कंटिनेंट के सबसे एंड में हम जब देखें नीचे यहाँ पर साउथ अफ्रीका है और यहाँ पर क्या है, उत्माशा अंतरिक्ष, और इसको हम कह सकते हैं केप ऑफ गुड होप, इसको केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी खोज कर लेते हैं, कौन किया खोज इसकी, तो हेनरी द नेविगेटर यानी कि बार्थोमियो ने क्या किया था, इसकी खोज कर लिया। और यहाँ तक ही इनकी जर्नी रह जाती है, यात्रा यहीं तक रह जाती है। लेकिन इसके बाद आगे जो आएंगे यानी कि वास्को डी गामा इसी मार्ग से आते हुए यानी कि केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर भारत की तरफ क्या करेंगे, रुख करेंगे, जो कि एक नए मार्ग की यहाँ पर खोज होगी। जैसे भारत में यूरोपियों के आगमन का मुख्य कारण सबसे पहले देखें तो कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो उन लोगों के यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। तो पहला है कि स्पेन और पुर्तगाल में वाणिज्यवाद का विकास हो रहा था। वाणिज्यवाद का विकास बहुत जोर शोर से हो रहा था। यहाँ तक अगर कहें कि पूरे यूरोप में वाणिज्यवाद का विकास हो रहा था तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उनमें देखें तो ये जो देश है इसमें ज्यादा हो रहा था। ठीक है, वाणिज्यवाद का विकास हो रहा था, पैसा की कमी नहीं थी। अब इनको क्या करना था, पैसा को ये लोग व्यापारिक गतिविधियों में यानी कि बिजनेस में खपाना चाहते थे और इस तरह से देखा जाए तो दुस्साहस करते थे। ठीक है, नए मार्गों की खोज करने के लिए और फिर वहां से व्यापार यानी कि देश विदेश से व्यापार करने के लिए। तो इस तरह से देखें यहाँ पर तो यानी कि इसका पहला कारण होता है कि वाणिज्यवाद का विकास हो रहा था। यूरोप में मसालों की मांग थी, खास करके देखें तो काली मिर्च,
की मांग थी। अब जानते हैं कि यूरोपीय कंटिनेंट को अगर हम देखें तो वहां पर वो ठंडे प्रदेश में पड़ता है, शीत कटिबंध में पड़ता है, और उस शीत कटिबंध में रहने के कारण वहां के लोग मतलब कि काफी वहां पर ठंड पड़ने के कारण वहां के लोग क्या करते हैं, यानी कि मांस मछली खाते हैं, ठीक है, मीट वगैरह खाते हैं। अब उन मीटों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काले मिर्च और भी मसालों का लेकर क्या करते थे, उसको लेप लगाते थे, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक वो खराब ना हो, ठीक है, और उसको खाया जा सके। तो इस मसालों की भी मांग बहुत ज्यादा थी। मांस का संरक्षण करना इनका देखें तो मसालों से किया जा रहा था। व्यापार में लाभ का आकर्षक था, ठीक है। और दूसरी बात है कि उच्च मूल्य, अगर मसाला यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि भारत में, तो उनका उच्च मूल्य हुआ करता था, काफी उसकी मांग थी, ठीक है। व्यापार में काफी लाभ आकर्षित करता था ये मसाला, मांस का संरक्षण इससे हो जाते थे। फिर है कि यूरोप में सोने की कमी भी थी। यूरोप में क्या था, सोने की कमी भी थी, जिसके कारण देखा जाए तो भारत को यहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये सोने की चिड़िया हर जगह यह जग जाहिर था, ठीक है, सारे लोग जानते थे कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। और इस तरह से सोने की कमी होने के कारण भी एक कारण ये भी बनता है कि भारत देश में जाकर सोने को हम लोग वहां से लाए, और यहाँ पर भारत सोने की चिड़िया होने के कारण भी, यानी कि ये सारे फैक्टर जो है ये यूरोपीय कंपनियों को आगमन का कारण बनता है, ठीक है, जो भारत में आने के लिए ये क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जितना भी यहाँ पर कारक जो है यह सब ये भारत में आने का यह मुख्य कारण हो जाता है यूरोपीय कंपनियों का। और इन यूरोपीय कंपनियों में देखें तो सबसे पहला कंपनी आती है कौन सी, यानी कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। और उस पुर्तगाली कंपनी में सबसे पहले देखें तो यात्रा की खोज करने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो वास्को डी गामा होता है। जैसे नेक्स्ट, उपरोक्त कारकों ने नए मार्ग खोजने के लिए मजबूर किया। पुर्तगाल और स्पेन ने पूर्व में नए मार्ग खोजने का दुस्साहस किया, ठीक है, ऐसा हिम्मत करने का, यानी कि हर देश के बस की बात नहीं थे, काफी इसमें इन्वेस्ट भी होता था, खर्च भी होता था। लेकिन इन अगर देखें तो इन खर्चों पर अगर कोई दुस्साहस कर रहा है तो फिर कौन है, स्पेन और पुर्तगाल है।